चंद्रपुर नामक गांव में ललिता नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अकेले ही रहती थी। कुछ साल पहले उसके पति की मृत्यु हो गई थी और बच्चे पहले ही गांव छोड़कर जा चुके थे। बुढ़िया के घर के बाहर बहुत पेड़ थे, मगर उन सभी पेड़ में उस बुढ़िया का सबसे खास पेड़ बैर का पेड़ था। जी आप तो चले गए, मगर आपके द्वारा लगाया ये बैर का पेड़ आज इतना बड़ा हो गया कि आज इसके सहारे 2 वक्त का भोजन मिल पा रहा है। बुढ़िया हर सुबह बैर के पेड़ से बैर तोड़ा करती थी और उन्हें बाजार लाकर बेचती थी। बैर ले लो बैर, ताजे ताजे मीठे मीठे बैर। लाइए माँ जी, थोड़े बेर दे दीजिए, मीठे हैं ना? हाँ बेटा, मेरे पेड़ के सभी बैर मीठे ही होते हैं। एक दिन बुढ़िया बैर बेचकर बाजार से घर आती है। तभी देखती है एक गाय घुस आई है और पेड़ पौधे खा रही है। ए भट भट, भाग यहाँ से, चल हट हट यहाँ से। बुढ़िया डंडे की मदद से उस गाय को भगा देती है। अगले दिन आती है तो देखती है कुछ और जानवर घुस आए हैं और पेड़ पौधे बर्बाद कर रहे हैं। भट भट, भाग यहाँ से, कहाँ से ये जानवर आ रहे हैं? कर्म जले हर रोज घुस जाते हैं, कहीं ये मेरे सभी पेड़ पौधे ना बर्बाद कर दे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बुढ़िया को परेशान देख पड़ोस में रह रही चंपा बुढ़िया से कहती है, अरे आप भी ना, क्या हर रोज इन जानवरों के पीछे इतना परेशान हो रही है? कुछ मजबूत लकड़ियाँ लीजिए और घेर दीजिए, कोई जानवर नहीं घुस पाएगा। वाह चंपा, तू तो बड़ी समझदार है, मैं आज ही ये कर देती हूँ। अपने सभी पेड़ पौधों को बचाने के लिए बुढ़िया मजबूत लकड़ियों से उन्हें घेर देती है। हाँ, अब कोई भी जानवर मेरे पेड़ पौधों को बर्बाद नहीं कर पाएगा। लकड़ी लगाने के बाद अब एक भी जानवर उसके घर के अंदर घुस नहीं पाता है। वो आराम से बेर बेचने के काम में लग जाती है। अचानक वो बुढ़िया बीमार पड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बीमार पड़ी रहूंगी तो पैसे कैसे कमाऊंगी? खाऊंगी पीऊंगी कैसे? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। वो बुढ़िया इतनी बीमार हो जाती है कि बिस्तर से उठ नहीं पाती है। पता नहीं मेरे पेड़ पौधों का हाल क्या होगा। शक्ति ही नहीं मिल रही कि एक बार बाहर निकल कर देखूं भी। इसी तरह कुछ दिन बीमार पड़े रहने के बाद वो बुढ़िया अब ठीक हो जाती है और वापस पहले की तरह काम पर लग जाती है। जितने दिन बुढ़िया बीमार थी उतने दिन पड़ोस की एक महिला उसे खाना देकर जाती थी। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ठीक कर दिया। आखिर कितने दिनों तक किसी पर बोझ बनी रहती। बुढ़िया घर से बाहर आती है तो देखती है उसके सभी पेड़ पौधे मुरझा गए हैं, लेकिन बेर का पेड़ अभी भी एकदम हरा भरा है। मगर जो भी लकड़ियां उस बुढ़िया ने सुरक्षा के लिए लगाया था वो सभी टूटकर नीचे गिर चुकी थी। ये सब तो टूट चुकी है। वैसे भी मैं तो बीमार थी, आखिर कौन इसकी देखभाल करता? अभी इन्हें सही कर देती हूँ। बुढ़िया वापस नई लकड़ियाँ लगा देती है। अब कल से बेर तोड़कर बेचने जाऊंगी। पेड़ पर बहुत से बेर लगे हुए थे। अगली सुबह वो बुढ़िया बेर के पेड़ के पास आती है तो देखती है पेड़ पर एक भी बेर नहीं है। अरे, मेरे पेड़ के बेर कहाँ चले गए? कल ही तो मैंने देखा था, इस पर बहुत सारे बेर लगे हुए थे। बुढ़िया कुछ समझ नहीं पाती है और अगले दिन भी यही होता है। पेड़ के सभी बेर गायब थे। जरूर कोई ना कोई मेरा बेर चोरी कर रहा है। मैं इतने दिन बीमार क्या पड़ गई, मेरे पेड़ के बेर चोरी होने लगे। मगर कौन है वो जो ऐसा कर रहा है? कहीं कोई जानवर तो ऐसा नहीं कर रहा। बुढ़िया कई बार अपने पेड़ पर नजर रखती, पूरी रात भर उसकी देखभाल करती, मगर जैसे ही वो सुबह बेर तोड़ने आती थी, बेर के सभी बेर गायब रहते थे। एक दिन बुढ़िया देखती है उसकी पड़ोसन बेर खा रही है। ये देख वो सोचती है, कहीं इतने दिन से ये तो मेरे बेर को चोरी नहीं कर रही, क्योंकि जब मैं बीमार थी तब सिर्फ यही मेरे घर आती थी। यही सोचकर बुढ़िया पड़ोसन के पास आती है। वाह चंपा, तू ऐसे करेगी मुझे नहीं लगा था। मैंने क्या कर दिया? मतलब मैं बीमार थी, लाचार थी, तूने मुझे उस वक्त भोजन दिया तो तू क्या हर रोज मेरे घर से बैर चोरी करके ले जाएगी? छी 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 छी, ये आप क्या कह रही है? मैं क्यों चोरी करूंगी आपके बैर?
हाँ तो बता, ये बेर कहाँ से आए तेरे पास? अरे मैं अभी बाजार गई थी, वहीं से लेकर आई हूँ। मतलब मैंने आपकी मदद की और आप मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो। इसलिए लोग कहते हैं किसी का अच्छा करने भी जाओ तो वो आपको गलत ही समझेंगे। गुस्सा होकर चंपा अपने घर के अंदर चली गई और बुढ़िया वापस अपने घर आ जाती है। अगर ये चोरी नहीं कर रही तो आखिर कौन है जो मेरे बैर चोरी कर रहा है? गांव के कुछ शरारती बच्चे थे जो सुबह 4 बजे बुढ़िया के बैर के पेड़ पर बेर तोड़ने आते थे। जब वो बुढ़िया बीमार पड़ती थी तब से उन लोगों ने ये शुरू किया था। दोस्तों, सुना है जिसका पेड़ है वो अब स्वस्थ हो गई हैं, कहीं हमें पकड़ ना ले। अरे आज तक हमें कोई पकड़ पाया है क्या जो वो पकड़ लेगी? तुम सभी डरो मत, जिस वक्त हम लोग जाते हैं उस वक्त तो कोई आता भी नहीं है। सुबह सुबह वो बेर के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और पेड़ से बेर तोड़कर खाने लगते हैं और अपनी अपनी जेब में भरने लगते हैं। वाह, इस पेड़ के बेर तो हर रोज बहुत मीठे होते हैं। यही वजह है जो हम इसकी ओर खींचे चले आते हैं। भाइयों, जितना हो सके उतना बेर अपनी अपनी जेब में भर लो। सभी बच्चे खाकर वहीं पास में शौच करके चले जाते हैं। बुढ़िया हर रोज थोड़ा पानी बाहर रखती थी। उसी पानी का इस्तेमाल करके वो बच्चे शौच करते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह सुबह बुढ़िया बैर के पेड़ के पास आती है तो देखती है फिर से सभी बैर गायब है। अरे कौन है जो बैर गायब कर रहा है? अभी कुछ ही घंटे पहले तो मैं सोने गई थी, तब तक तो सब सही था, फिर अचानक बैर गायब कहाँ हो गया? बूढ़ी को गंदी बदबू आने लगती है। तभी उसकी नजर शौच पर पड़ती है। छी छी छी, बैर तो चोरी करके जाते ही है वो चोर, और अब शौच करके भी जाने लगा। छी छी। जहाँ बुढ़िया ने पानी रखा था वो पानी भी खत्म था। लगातार ऐसे होने पर बुढ़िया बहुत गुस्सा हो जाती है। अब बहुत हो चुका, अब तो मैं चोर को सबक सिखाकर ही रहूंगी। जो पानी बुढ़िया बाहर रखती है उसमें उसने लाल मिर्च मिला दिया। अब तो पता चलेगा चोर को किससे पंगा लिया है। बच्चे सुबह बेर तोड़ने आते हैं और बेर तोड़कर खाते हैं और शौच करते हैं। शौच करने के बाद बुढ़िया का रखा हुआ पानी इस्तेमाल करते हैं। उस पानी में लाल मिर्च थी, जिस वजह से उन्हें जलन शुरू हो जाती है। अरे रे, बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है, बचाओ। अच्छा तो ये है चोर। क्यों बच्चों, तुम लोग हर रोज मेरे पेड़ के बैर क्यों चुरा कर ले जाते हो? तुम लोगों को पकड़ने के लिए ही मुझे ये करना पड़ा। तुम लोगों की वजह से मुझे इतना नुकसान झेलना पड़ा। अरे हमें माफ करो, हमें माफ करो, अब हम यहाँ कभी नहीं आने वाले हैं। अरे रे रे, बहुत जल रही है। चिल्लाते चिल्लाते सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और वापस कभी उस बुढ़िया के बैर के पेड़ के पास नजर नहीं आते थे। चलकर चंपा से माफी मांग लेती हूँ, मैंने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया था। बूढ़ी चंपा के पास आती है। चंपा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया था। कुछ बच्चे हर रोज मेरे बैर चोरी करके ले जाते थे और मैंने तुझ पर इल्जाम लगा दिया। तूने तो मेरी कितनी मदद की है। चंपा बुढ़िया को माफ कर देती है। अब बुढ़िया वापस बैर बेचने शुरू कर देती है। पवन एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वो एक मेहनती आदमी था और फैक्ट्री में काम करके ही वो अपना पेट पाला करता था। त्योहारों का समय आ गया था, इसलिए पवन ज्यादा मेहनत करने लगा था, क्योंकि उसे अपने बीवी बच्चों के लिए उपहार लेने थे। एक दिन की बात है, पवन अपने बच्चों और बीवी के साथ खाना खाने बैठा था। पापा, अगले हफ्ते छठ पूजा का त्योहार आने वाला है, मुझे नए खिलौने चाहिए। मेरे दोस्त आकाश के पास बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं। पापा, मुझे अच्छी सी फ्रॉक दिला देना। पिछले साल भी आपने मुझे फ्रॉक नहीं दिलाई थी। मुझे इस बार बहुत प्यारी सी फ्रॉक चाहिए, जिसे मैं छठ पूजा और दिवाली दोनों पर पहन सकूं। हाँ हाँ, दिला दूंगा। इस बार मैं तुम सबको अच्छे अच्छे उपहार दिला दूंगा। इस बार मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ और साहब भी मेरे काम में बहुत खुश हैं। उम्मीद है कि इस बार साहब मुझे छठ पूजा में बोनस दे दें। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर बहुत हो गया उपहार लेने देने का सिलसिला। मैंने गर्मा गर्म खाना बनाया है,
जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये सब बातों पर चर्चा तो हम बाद में भी कर सकते हैं, पर अगर खाना ठंडा हो गया तो फिर दोबारा गर्म करने पर खाना का मजा नहीं आएगा। अरे वाह माँ, आज तो आपने खीर बनाई है। खीर तो मुझे बहुत पसंद है। खीर? खीर के लिए दूध कहाँ से आया? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि खीर लायक दूध ले सकें। हाँ, वो पास की जो शर्मा जी है, उनको किसी शादी में जाना था, तो उनका दूध खराब ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने हमें दे दिया। तो मैंने सोचा बहुत समय हो गया है, खीर नहीं बनाई बच्चों के लिए, खीर बना देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। देखो बच्चे खीर खाकर कितना खुश हो रहे हैं। पवन अपने परिवार को खीर खाता देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके घर खीर कभी बनती ही नहीं थी। अगले दिन वो फिर फैक्ट्री में जाता है और जी तोड़ मेहनत करता है, परंतु एक गलत शीशी फूटने से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। सभी मजदूर उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। ये क्या हो गया आपको? त्योहार के समय आपकी आंखें चली गई, अब हमारा क्या होगा? एक आप ही तो कमाने वाले थे, वैसे ही हमारा समय सही नहीं चल रहा था और आपकी आंखें भी चली गई। हे भगवान, अब मैं करूं तो क्या करूं? सोनम, तुम फिक्र मत करो, छठ माता हमारी सारी मुश्किलें दूर करेंगी। उन पर विश्वास करो, उनका व्रत आ रहा है ना। यही तो चिंता खाई जा रही है। छठ पूजा के लिए हमारे पास सामान भी नहीं है, कहाँ से होगी छठ पूजा? सोनम और पवन बहुत परेशान हो जाते हैं। थोड़ा बहुत राशन जो घर में इकट्ठा था वो भी खत्म हो गया था। छठ पूजा को सिर्फ 2 ही दिन बाकी थे। सोनम को परेशान देखकर रवि उसके पास आता है। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो? आपने सुबह से कुछ खाया नहीं। परेशान ना हूँ तो क्या हूँ? तेरे पापा की आंखें चली गई और घर में कुछ भी नहीं है। छठ पूजा का सामान तो दूर की बात, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं व्रत नहीं रखूंगी छठ माता का। पहली बार ऐसा होगा कि मैं व्रत नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि छठ माता की पूजा के लिए बहुत सारा सामान चाहिए होता है और वो हमारे पास ही नहीं है और ना ही किसी से आने की उम्मीद है। माँ, आप चिंता मत करो, मैं सामान का इंतजाम करता हूँ। रवि, रवि, आखिर तू कहाँ जा रहा है? रवि सोनम की आवाज को अनसुना करके चला जाता है और हर जगह काम की तलाश करता है, पर कोई भी उसको काम नहीं देता। अंत में वो एक घर के आगे उदास होकर बैठ जाता है। सुबह से शाम हो जाती है। उस घर से एक आदमी निकल कर आता है और उसे पूछता है, मैं सुबह से देख रहा हूँ कि तुम इतने उदास होकर यहाँ पर बैठे हो। ना ही तुमने कुछ खाया ना पिया, आखिर बात क्या है? रवि सारी बात उस आदमी को बता देता है। आदमी अपने घर में से कुछ खाने का सामान लेकर आता है और उसको खिलाता है। रवि भरपेट खाना खाता है और रोने लगता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक टोकरी बनाने वाला हूँ। टोकरी बनाते बनाते मेरे हाथ में छुरा लग गया, जिसकी वजह से मैं टोकरी बनाने में असमर्थ हूँ। क्या तुम मेरी टोकरी बनाने में मदद करोगी? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। रवि उस आदमी के साथ टोकरी बनाना सीखता है और रात भर में वो कड़ी मेहनत करके टोकरी बनाना सीख जाता है और बहुत सी टोकरी बना देता है। वो सुबह उस आदमी के साथ टोकरी लेकर बाजार जाता है और अपनी मीठी मीठी बातों से सारी टोकरियां बेच देता है, जिससे वो आदमी बहुत खुश होता है। रवि, तुमने मेरी टोकरियां बनाने और बेचने में बहुत मदद की। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। मेरी टोकरी में मिले मुनाफा का 40% मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम अपने घर में छठ पूजा का सामान भी ले सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इससे छठ माता की पूजा का सामान लेकर जाऊंगा। रवि उन पैसों से छठ पूजा का सामान लेकर अपनी माँ के पास जाता है। सोनम रवि की पूरी रात और दिन घर से गायब होने से बहुत चिंतित थी। रवि को देखकर वो नम आंखों से रवि को अपने गले से लगा लेती है। बेटा, तू कहाँ गया था? मैं रात भर तेरा इंतजार कर रही थी, तू कहाँ चला गया था? माँ, ये लो छठ पूजा का सामान। सोनम छठ पूजा का सामान देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। रवि उसको सारी बात बताता है। रवि की ऐसी कड़ी मेहनत के बारे में सुनकर सोनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने कहा था ना माँ, हम छठ पूजा जरूर करेंगे। ये लो सामान,
और छठ पूजा की तैयारी करना शुरू कर दो। कल छठ पूजा है। मैं उस आदमी के साथ और टोकरियां बनाकर बेचकर आता हूँ। आप मेरी छठ पूजा की तैयारी रखना, फिर हम साथ में पूजा करने जाएंगे। रवि कड़ी मेहनत से टोकरियां बनाकर बाजार में बेचता है, जिससे बहुत मुनाफा होता है। रवि घर आकर अपने माता पिता और बहन के साथ छठ पूजा करता है। इस बार की छठ पूजा का सामान का इंतजाम तो माँ आपने कर दिया। बस आपसे यही विनती है कि मेरे पति की आंखें भी वापस ठीक हो जाए। इससे ज्यादा और मैं आपको क्या मांगू। सोनम पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा करती है। पूर्ण विश्वास के साथ व्रत करने से छठ माता उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न होती है और पवन की आंखों की रोशनी वापस कर देती है। सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर पवन भी रवि के साथ टोकरियां बनाने का काम करने लगा और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। बलरामपुर गांव में शिवा नाम का एक किसान अपनी पत्नी अंजनी, बेटे किशन और बेटी मीनू के साथ रहता था। पहले उनका संयुक्त परिवार था, पर अब सब अलग हो चुके थे। घर की हालत अब पहले जैसे नहीं थी। खेती में कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। अलग होने पर बैल तक ठाकुर के पास गिरवी रखने पड़े थे। माँ उनके साथ ही रहती थी। बेटी मीनू की शादी को 2 ही दिन रह गए थे। शादी का दिन आ गया। चारों तरफ गहमा गहमी थी। शाम को शादी के लिए मंडप में सब बैठ चुके थे। बारात आई। आंगन में मीनू दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखों में आने वाले दिनों के सपने तैर रहे थे। फेरे हो गए, सिंदूर पड़ गया था। अनूप उसका दुल्हा बार बार उसे कनखियों से देखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसके होने वाले ससुर जी गिरीश का भारी स्वर गूंज उठा। ये शादी मैं नहीं मानता। उठो बबुआ, बहुत हो गया। हमने कहा था कि हमें दहेज में एक बैलों की जोड़ी चाहिए, पर आपने उनका इंतजाम नहीं किया। शिवा ने अपनी पगड़ी उतारकर उनके कदमों में रख दी। गिरीश जी, मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल रखिए। मैं जैसे तैसे करके आपके लिए बैलों का इंतजाम करवा दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। इतनी मोहलत दी, वो क्या कम थी? हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है। गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? अब तो फेरे भी पड़ गए हैं, शादी हो गई है। मैं किसी तरह बैलों का इंतजाम करता हूँ। आप विदाई की तैयारी करवाइए। गिरीश ने उनकी एक न सुनी और अपने बेटे को डांटते हुए, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उठते क्यों नहीं? पिताजी, मैं चल तो रहा हूँ। बारात बिना दुल्हन को लिए ही वापस चली गई। मीनू का रो रो कर बुरा हाल था। ये कैसी मजबूरी है माँ बाप की। एक तरफ अपनी बेटी दे, दूसरी तरफ उनकी नाजायज मांगे पूरी करे। 2 दिन बीत गए। पूरे घर में मातम पसरा हुआ था। अंजनी ने मीनू के दहेज में देने वाला सामान एक कमरे में रख दिया था। सभी घर कर वही बैठ गए। शिवा, किशन, मीनू नहाकर छत पर बाल सुखाने जा रही थी। तभी उसके कानों में उनके बातचीत में कुछ अंश पड़े। वो दरवाजे के बाहर ही ठिठक कर खड़ी हो गई। ये हार कितनी खूबसूरत है, क्या गजब की कारीगरी है। हमें दे दिया होता तो बैल ही छुड़वा लिए होते। मीनू के ससुराल वालों का मुंह तो बंद हो गया होता। बच्ची अपनी ससुराल चली गई होती। देखिए जी, अब यही 2 चीजें तो मेरे पास बची थी। ये मैंने अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखी थी। बाकी तो सारे गहने खेती की भेंट चढ़ गए। मुझसे अब ये नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तो पुश्तैनी हार है। सबसे बड़ी बहू होने के नाते ये मुझे ही मिला था। अंजनी, ये हार तुम मीनू को दे दो, बहुत जचेगी उस पे। नहीं नहीं, ये हार मैं मीनू को नहीं दूंगी। वो आज नहीं तो कल अपनी ससुराल चली जाएगी। पुरखों की निशानी घर से दूर चली जाएगी। ये तो मैं अपनी बहू को ही दूंगी। मीनू ने सुना तो मन कसेला हो गया। माँ ने तो एक ही झटके में पराया कर दिया। अभी तो बहू आई भी नहीं और उसका मन मुझसे भी ज्यादा हो गया। चलो अच्छा है माँ, कम से कम उन माँओं की तरह तो नहीं है जो अपनी बेटियों की वजह से अपने घर की शांति को खो देती है। चलकर देखूं तो सही। उसने दरवाजा खोला। सब लोग यहाँ बैठे हैं। मैं पूरा घर ढूंढ आई। आओ बिटिया, मेरे पास आकर बैठो। ये कंगन मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। माँ, ये तो तुम्हारा सबसे प्रिय कंगन है। हर शादी ब्याह में पहनती हो। मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? हाँ, सबसे प्रिय है, इसलिए तो अपनी सबसे प्यारी बिटिया को दे रही हूँ।
तब तक किशन ने कूदकर माँ के हाथ से कंगन ले लिया। क्या माँ, मैं आपका प्यारा बेटा नहीं हूँ? माँ के लिए हर औलाद उसकी जान से ज्यादा प्यारी होती है, लेकिन बेटियों को दूसरे घर जाना होता है ना, इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखना पड़ता है। तुम तो मेरी आंखों के सामने ही रहोगे ना। माँ, ऐसी बात है तो मैं भी कलकत्ते जाकर नौकरी कर लूँगा। सिर्फ इसी कंगन के लिए तुम अपनी खेती बाड़ी छोड़कर कलकत्ता जाओगे? माँ, तुम तो कहती थी ये कंगन मेरी माँ की निशानी है, इन्हें मरते दम तक कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। बिट्टो, तुम भी तो मेरे शरीर का हिस्सा हो और मैं अपनी माँ के शरीर का हिस्सा हूँ। तुमको कभी खुद से अलग नहीं कर पाऊंगी, ना ही तुम मेरे लिए कभी पराई होगी। किशन से वंश चलेगा तो तुम मेरा अंश हो। मीनू माँ से लिपट गई। मैं कहाँ अलग हो रही हूँ, मैं तो परित्यक्ता हो गई हूँ माँ। मीनू की रोते रोते हिचकियां बंध गई। सभी फिर से उदास हो गए, फिर सब सोने चले गए। रात के 2 बजे शिवा की नींद खुली तो शिवा के कान में बगल वाले कमरे से मीनू की सिसकियां की आवाज सुनाई पड़ी। अंजनी, उठो, देखो, शायद बिट्टो रो रही है। जब वो दोनों दरवाजे के बाहर गए तो उनके कदम वहीं थम गए। दादी पोती की बातें सुनकर वो लोग हैरानी से वहीं खड़े रह गए। बिटिया, काहे का डर लग रहा है तुझे? तेरे बापू जैसे ही बैलों का इंतजाम कर लेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद तो सब बहुत ख्याल रखेंगे तेरा वहाँ। इतना रोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। पर दादी, वो लोग तो बैलों के लिए मेरी डोली तक छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करें? जानती है बिट्टू, लड़कियां ससुराल जाती है तो अपना बचपन अपने मायके में ही छोड़ जाती है। बिना किसी करीबी रिश्ते के भी अपने पति की ही हो जाती है। लड़कियां अपने सारे रिश्तों को छोड़कर ससुराल के हर सुख दुख में सहभागी बन जाती है। पत्नी नाम का जीव कोई अकेला रिश्ता थोड़ी ना होता है, वो तो रिश्तों का भंडार होता है। दादी, मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती। तू अकेले कहाँ है? तेरी ससुराल वाले इस रिश्ते को निभाने और मजबूत बनाने में तुझे पूरा सहयोग करेंगे। नहीं दादी, इतना ही सहयोग करने वाले होते तो मुझे छोड़ कर ना जाते। हर किसान के घर की यही कहानी है। वो कोई ना कोई थोड़ी है, वो कोई नए थोड़ी है। देखना, कुछ दिन बाद ही तुझे लेने आ जाएंगे। तभी शिवा और अंजनी भी आ गए। मीनू माँ से लिपटकर फिर रोने लगी। मीनू, तू तो पढ़ी लिखी है बेटी, हमारी तरह गवार थोड़ी है। अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा। माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। जानती है, जब मेरी विदाई हुई तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं ससुराल जा रही हूँ। डोली में बैठी तो कभी इस तरफ कूदती, कभी दूसरी तरफ। कहार कह रहे थे, डोली में दुल्हन है कि बंदरिया बैठी है। बीनू हंस हंस कर दोहरी हो गई। फिर सब सोने चले गए। सुबह उठकर मीनू माँ के साथ काम में हाथ बंटाने लगी। माँ, इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद खलिहान तक गए होंगे। तभी घर के सामने धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी और उनके कानों में बैलों की घंटी की आवाज सुनाई पड़ी। कहाँ गए थे इतनी सुबह सुबह? अपने बैलों को ठाकुर से छुड़वाने गया था। देखो तो क्या दशा कर दी है उन्होंने। अंजनी बैलों को देखकर रो पड़ी। पैसे कहाँ से मिले? अपना एक खेत बंजर पड़ा था ना, उसको ही ठाकुर के पास गिरवी रख दिया। जब पैसे होंगे छुड़ा लेंगे। अब 10-15 दिनों में ठाठ से बिट्टो का गौना करने की तैयारी कर लेते हैं। मीनू माँ बाप की बातें सुनकर रो पड़ी। उसके सपनों का संसार इन्हीं मासूम बैलों की जोड़ी पर टिका था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 15 दिन बाद गौना हो गया और वो ससुराल चली गई। वाकई सब ठीक हो गया था।